आ रही है कि नहीं आ रही, तो बबलिंग नहीं आ रही थी। कैसे ठीक हुई, क्या प्रोसीजर रहा, क्या प्रॉब्लम थी, वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि पल्सर N250 की जो बबलिंग है वो कैसे ठीक हुई है, कैसे करी है। तो सबसे पहले अभी बारिश में, तो वहाँ पे भी हमने गड्ढों में भी ऑफ रोडिंग मोड पे रख के चलाई, तो उसमें जो हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हुआ है उसका भी बेनिफिट मुझे मिला है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा नया ब्लॉग रहने वाला है। आज कुछ लोगों की क्वायरीज थी कि बबलिंग का इशू कैसे ठीक होगा, और तो वो क्वायरीज़ मैं लेके आया हूँ। और रैन मोड में कैसा वर्क कर रही है गाड़ी, मैंने वो भी कल टेस्टिंग करी थी। बारिश ज़्यादा हो रही थी तो उसमें टेस्टिंग कर ली थी। और इसके अलावा ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्मेंस कर रही थी गाड़ी, ये सारी टेस्टिंग हमने पर्सनल लेवल पे जाके की हैं। उस लाइव वीडियो को हम दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि उस टाइम बारिश बहुत हो रही थी। मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग करता हूँ तो फ़ोन ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी, तो उस वजह से मैंने फ़ोन में लाइव शूट नहीं कर पाया। बट नाउ दिस जो मैंने खुद फील किया है गाड़ी के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसकी सारी जो डिटेल है मैं बताऊँगा। कि बहुत सी भाइयों की कंप्लेंट आ रही है, इवन मुझे भी कंप्लेंट पहले आ रही थी कि मेरी पल्सर N250 में गाड़ी 100 से ऊपर मैं भगाता हूँ तो फिर वो बबलिंग का इशू करती है कि गाड़ी बबलिंग होती थोड़ी सी। तो उसमें कई लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या है, कोई पहिया ढीला तो नहीं है या कुछ और ढीला तो नहीं है, मतलब चोट तो नहीं लग जाएगी, क्या है, गिर तो नहीं पड़ेगी, गाड़ी स्लिप तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों कि या गाड़ी गिर जाएगी या स्लिप हो जाएगी या कोई भी अदर तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी ठीक है। मेनली आज मैं लेके गया था, कल ज़्यादा बारिश हो रही थी और ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं भीग गया। काफ़ी देर वेट भी किया कि बारिश बंद हो जाए, बट नहीं बंद हुई तो मैं भीग गया। तो मैंने सोचा अब चलते हैं, और मैं गाड़ी को भिगोना भी नहीं चाहता था बट मजबूरी ने गाड़ी को भिगो दिया। कीचड़ में सारी गाड़ी अंध गई, जो कि हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से गाड़ी अंध गई है। तो मैंने वॉशिंग वगैरह करे, वहाँ पे सारी चीज़ें पूछी बबलिंग क्यों आती है, और मैंने खुद पर्सनली उसके बाद टेस्ट किया, चला के देखा गाड़ी को, दौड़ा के देखा गाड़ी को कि भाई बबलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, तो बबलिंग नहीं आ रही थी। कैसे ठीक हुई, क्या प्रोसीजर रहा, क्या प्रॉब्लम थी, वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा रिवर्ट इस चीज़ का देने वाला हूँ। तो लेट्स प्ले करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और लोगों की कंप्लेंट पे मैं एक नई वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इसमें जल्दी ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि पल्सर N250 की जो बबलिंग है वो कैसे ठीक हुई है, कैसे करी है। तो सबसे पहले आप ये गाड़ी देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा गंदी थी, मैं धुलवा के लाया हूँ। जस्ट अभी देखो चमचमा रही है, एकदम लग रही है कि शोरूम से मैंने अभी गाड़ी जस्ट निकाली है, तो ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है, कल मेरी टेस्टिंग हुई थी रैन मोड में। गाड़ी बहुत तेज़ चलाई मैंने, 70-80-100 चलाई थी बारिश में। गाड़ी का रैन मोड बहुत अच्छे से काम करता है, बिल्कुल भी गाड़ी स्लिप नहीं हो रही थी। ब्रेक मारा था, ब्रेक भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा काम कर रहा था, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी थी, ईजिली ब्रेक काम कर रहा था गाड़ी का। और उसके बाद जगह जगह पे गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे बारिश के वजह से, जरा देर की बारिश में, तो वहाँ पे भी हमने गड्ढों में भी ऑफ रोडिंग मोड पे रख के चलाई, तो उसमें जो हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हुआ है उसका भी बेनिफिट मुझे मिला है। तो पहिया जो पिछले वाला हमारा पहिया की जो स्पीड होती है ट्रैक्शन कंट्रोल वो कवरअप होती है, मतलब बैलेंस करती है ताकि गाड़ी डिसबैलेंस ना हो किसी भी एंगल से। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो भी राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, ऑफ रोड, रैन मोड या रोड मोड, तो वो बखूबी अच्छे तरीके से काम करते हैं अपने अपने सेगमेंट में आके। तो बात करते हैं सबसे पहले बबलिंग की, कि दोस्त लोग बोलते हैं भैया बबलिंग का बताओ, मुझे बबलिंग कर रही है। तो देखिए बबलिंग का कोई ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है। क्या हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट से ज़्यादा टायर में हवा डलवा लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हवा टायर में पिछले में पड़ जाती है। और ये गाड़ी इवन सिंगल शॉकर गाड़ी है, पीछे सिंगल ही शॉकर लगा हुआ है, कोई डबल शॉकर नहीं है जो प्रॉपर बैलेंस कर पाए। इसलिए सिंगल शॉकर जो दिया गया है, अगर आप पहिए के अंदर एयर ज़्यादा रखेंगे, यानी कि हवा ज़्यादा होगी लिमिट से ज़्यादा, तो वो पहिया उछलने की वजह से बबलिंग करती है गाड़ी थोड़ी सी। मतलब अगर पहिया में ओवरलोड हवा होगी तो वो थोड़ा सा बबल करेगा उस तरीके से। उससे मतलब ये नहीं कि पहिया ढीला है, पहिया लूज़ है, ख़राब है या गाड़ी में कोई दिक्कत, वो दिक्कत नहीं है। मेरी गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आ रही, मैं बहुत परेशान था। मैं गया था आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में मुझे प्रॉब्लम लगी थी, बट मैंने जैसे कि एजेंसी पे गया, मैंने दिखाया इसमें बबलिंग की इशू आ रही है, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा ये चला के देखो, तो उन्होंने एयर इसकी कम कर दी, थोड़ी सी लिमिटेड एयर कर दी, यानी कि जो पिछले टायर में 35 से 40 के बीच में एयर रखी है उन्होंने, और उन्होंने कहा इसी एयर में आप अगर चला रहे हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगी। फिर मैं इसे हाईवे पे लेके गया,
हाईवे पे ले जाने के बाद गाड़ी आराम से 100 से ऊपर मैंने उठाई ईजिली। उठाने के बाद बिल्कुल भी मुझे इसमें एयर का फील नहीं हुआ कि गाड़ी में कहीं पे भी एयर की वजह से बबलिंग कर रही है। बिल्कुल बबलिंग नहीं कर रही है, एकदम स्मूथ वर्क कर रही है गाड़ी। मैं जब जैसे लगता था कि पहले कूद रही है गाड़ी, ऐसे ऐसे हिल रही है, वो कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं दिखी। उसके बाद एकदम गाड़ी प्रॉपर वे में चली है, कोई भी इशू नहीं आया है दोस्तों। तो आप लोगों की गाड़ी में भी यही प्रॉब्लम है, बबलिंग का इशू है, तो प्लीज़ उसकी जो पिछले टायर का एयर है और अगले टायर का जो एयर है वो पहले चेक करवा लें। ज़्यादा तो नहीं है, ओवर तो नहीं है, कई लोग ज़्यादा भरवा लेते हैं, 45 करा लेते हैं, 40 से ऊपर करा लेते हैं, तो वो चीज़ ना करवाएं। कम एयर रखें, 35 से 40 के बीच में एयर रखें, क्योंकि अगर आप सिंगल चलते हो, देखो अगर ज़्यादा एयर पे भी डबल लोग होंगे तब भी कोई बबलिंग का इशू आता नहीं है, बट सिंगल पे बबलिंग का इशू आता है। तो वो 35 से 40 के बीच में आप एयर रखेंगे तो आपको बबलिंग देखने को नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर इजीली वर्क करेगा ये प्रॉपर तरीके से। सेकंड चीज़, इसमें एक चीज़ मुझे देखने को मिली है कि कीचड़ लगने के बाद इसमें थोड़ा सा मुझे स्मूथनेस से वो थोड़ा सा कम फील हुआ। मतलब चैन सॉकेट में जाके इजीली जाके हम चला रहे हैं तो ऐसा लगा कि बहुत हार्ड चल रही है गाड़ी, या मतलब वो मज़ा नहीं आ पा रहा, वो रवा नहीं मिल पा रहा, वो फीलिंग नहीं आ पा रही जो एक नई गाड़ी लेते टाइम फील होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि देखो दोस्तों, इसका जो चैन सेट है ना वो ओपन है, तो जो भी डस्ट वगैरह हमारी उड़ती है वो सारी सॉकेट में जाती है। बहुत से भाई क्या करते हैं, इसमें ऑयल लगा लेते हैं, ग्रीस लगा लेते हैं चैन में। तो भैया इस गाड़ी के अंदर ग्रीस ऑयल बिल्कुल भी मत लगाएं। इसकी चैन स्प्रे आती है, उससे आप क्लीन करें चैन को। ग्रीस वगैरह लगाएंगे तो वो बेकार हो जाएगी जल्दी, आप उससे चला नहीं सकते। आपको हो सकता है दूसरी सर्विस में चैन ही सेट चेंज कराना पड़ जाए पूरा। तो ऐसा ही कुछ बारिश में हमारी गाड़ी कल गंदी हुई थी, तो हम इसे लेके गए थे एजेंसी पे। तो मैंने पूरा डीजल पेट्रोल से प्रॉपर चैन को साफ़ करवाया। साफ़ करवाने के बाद स्प्रे निकलवाई, स्प्रे लगवाई पूरी चैन में, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई भी थी। स्प्रे किस तरीके से पूरी गाड़ी की चैन में लगी है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसने आगे से भी वो खोल के प्रॉपर सब क्लीन किया उसके अंदर का, और चैन को भी पूरा क्लीन कर दिया। चैन A1 ऐसे लग रही है कि अभी के भी नहीं डलवाई, बिल्कुल नई परफॉर्मेंस। और चैन क्लीन होने के बाद जो गाड़ी की स्मूथनेस है वो वापस आ गई। जो गाड़ी पहले जब नई जैसी स्मूथ चल रही थी वो एकदम अलग ही हो गई कि हाँ भैया वैसी गाड़ी चल रही है, रवा होने लगी, कंफर्ट होने लगी। तो आप जैसे 1000 या 1500 गाड़ी चला लेते हैं तो उस बीच में एक ज़रूर अपने जो चैन स्प्रे से गाड़ी की जो चैन है ना वो आप क्लीन करते रहें। उसमें क्या है कि आपकी 3-4 सर्विस भी अगर हो जाती है ना तो आपको चैन सॉकेट चेंज नहीं कराना पड़ेगा। जो भाई गांव में रहते हैं, गांव में गाड़ियां है, कीचड़ में चला रहे हैं, तो उनके लिए तो कम से कम 1 महीने में एक बार चैन साफ आप कर सकते हैं चैन स्प्रे से। उससे क्या है कि क्लीनिंग बनी रहेगी, चैन ख़राब नहीं होगी। क्योंकि इसकी चैन इतनी ज़्यादा महंगी आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे, बढ़िया रहे, तो आप इसकी चैन सेट को महीने में एक बार क्लीन जरूर करवाएं। या खुद भी कर सकते हैं घर में, पेट्रोल या डीजल ला के उससे रगड़ सकते हैं कपड़े से। प्रॉपर क्लीन करने के बाद जो चैन स्प्रे आता है उससे इस चैन को प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। उससे क्या है कि गाड़ी का माइलेज भी अच्छा मिलता है, क्योंकि चैन अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगी, कहीं पे अटकती नहीं है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो इंजन को भी किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ें यार देखो, मैं अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यार, कमाई की गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ भैया। कल मैंने दिल पे पत्थर रख के पानी में चलाई गाड़ी है। मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ कि भैया पानी में चला के देखता हूँ, कीचड़ बांधा के देखता हूँ, गाड़ी कीचड़ बांधने दो, पानी में भीगने दो, परफॉर्मेंस निकालने दो कि भैया रेन मोड पे क्या परफॉर्मेंस रहती है गाड़ी का। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल करके दिल पे पत्थर रख के देखा। भैया मैं अपनी दूसरी गाड़ी कीचड़ में निकाल रहा हूँ, बस ये कीचड़ में नहीं चलाता। वो बात अलग है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अचानक से बारिश हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, तो गोद में तो रख नहीं सकते, चलाते तो रोड पे ही है तो वो चला लेते हैं भैया। बट वैसे हम नहीं बिल्कुल आते गाड़ी को। मेरी पुरानी भी गाड़ी थी, 6 साल तक ऐसी लगी रही थी कि अभी शोरूम से निकाल के लाए यार। खूब चलाई, उसे 70-80 हज़ार किलोमीटर चला दिया। सेम मैं चाहता हूँ अपनी इस गाड़ी तक। तो गाड़ी को जितना प्यार से आप रखेंगे, गाड़ी उतना ही प्यार से आपको भी रखेगी, उतना ही अच्छा माइलेज परफॉर्मेंस देगी, उतने ही खर्चे आपके कम कराएगी। तो अभी तक का जो रिव्यू हमारा रहा है, ऑलमोस्ट हमने आप लोगों की कमेंट का सारा आंसर दिया है। जैसे कि माइलेज कितना देता है, तो भैया हाईवे के अंदर वही माइलेज अपना 30-35-40 के बीच में रहता है, सॉरी सिटी के अंदर। और हाईवे पे अगर आप जाते हैं तो हाईवे पे आराम से 45-50 का इजीली माइलेज निकालता है। एक चीज़ और, जो लोग भाइयों कमेंट करते हैं कि पहले गियर में गाड़ी कितनी भगानी चाहिए, दूसरे गियर में कितनी भगानी चाहिए,
तीसरे गियर में कितनी भगानी चाहिए और चौथे गियर में कितनी भगानी चाहिए। तो मैं उन सब भाइयों को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने नई गाड़ी ली है और आप रेस टेस्ट करना चाहते हैं गाड़ी की और आप पहले गियर में गाड़ी को दौड़ा रहे हैं तो कभी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप पहले गियर में गाड़ी को दौड़ा रहे हैं लिमिट से ज़्यादा तो आपके इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और आपकी गाड़ी जो 10 साल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चलने वाली है 2 साल में उसकी बैंड बच जाएगी पूरी इंजन की। मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका है गाड़ी चलाने के। पहली स्पीड में अगर आपकी गाड़ी, हर गाड़ी के सीसी के अकॉर्डिंग गाड़ी की लिमिट होती है कि आप इतना चला सकते हो पहले गियर में, दूसरा गियर कब चेंज कर रहे हो, तीसरा गियर कब चेंज कर रहे हो, कौन सी स्पीड पे क्या है, कैसे कैसे एक्सीलेटर देना, क्या आरपीएम रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो जैसा कि मैंने सीखा है। फर्स्ट गियर में अगर आपके पास, मेरे पास 250 सेगमेंट की गाड़ी है, तो अगर आपके 250 या 300 सेगमेंट की गाड़ी है तो आपको मैं बता देता हूँ कि 250 सेगमेंट की गाड़ी के साथ अगर आप पहला गियर डाल रहे हैं तो पहले गियर की जो स्पीड होनी चाहिए वो 15 से 20 होनी चाहिए। 15 से 20 की स्पीड के बाद अपना आप सेकंड गियर डालें। चला तो आप पहले गियर पे आप 35-40 भी सकते हैं, 35-40 भी चली जाएगी आपकी गाड़ी, मगर वो नहीं करना। उससे गाड़ी की क्लच प्लेट है वो गाड़ी के इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे आपका इंजन जल्दी ख़राब हो सकता है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो आप उम्मीद करके बैठे उस गाड़ी से। तो पहले गियर में आप 20 चलाना है। दूसरे गियर आप जब डालते हो गाड़ी का तो उसमें आप 35-40 के अंदर, यानी कि 35-40 के अंदर गियर आपको चेंज कर देना है, तीसरे शिफ्ट पे कर देना है। तीसरा गियर आप इजीली 70-75 तक चला सकते हैं इजीली, क्योंकि गाड़ी खुद बताती है कि मुझे गियर कब चाहिए, कब, क्योंकि हैंडल जब आप चलाते हो हैंडल में वाइब्रेशन होने लगता है जब गाड़ी गियर मांगती है, तो आप उससे समझ आ सकते हैं कि गाड़ी गियर मांग रही है, हमें गियर डालना चाहिए। जैसे जैसे आप गियर को स्विच करते रहोगे, बदलते रहोगे, वैसे वैसे गाड़ी की स्मूथनेस भी आती रहती है, इजीली स्मूथ चलती रहती है गाड़ी, तो आपको लगता है कि गाड़ी के गाड़ी के इंजन पे लोड नहीं पड़ रहा है। तो तीसरा गियर आपका 75 तक हुआ। चौथा गियर अगर आप चला रहे हैं, चौथे गियर पे आप आराम से 105-110 तक लेके जा सकते हैं। और रहा पाँचवा गियर, तो पाँचवें गियर पे आप जो स्पीड है वहाँ तक लेके जा सकते हैं, बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम गाड़ी का पूरा आरपीएम खींच दें, वो कभी मत करना, उस पर बहुत ज़्यादा इंजन पर लोड पड़ता है। धीमे धीमे एक्सीलेटर को स्पीड दें ताकि इंजन अपनी रफ्तार को ईजिली पकड़ पाए बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी प्रेशर के। तो उससे क्या, गाड़ी की इंजन की जो लाइफ होती है ज़्यादा हो जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं कि भैया ये ख़राब हो गया, क्लच प्लेटें फूक गई हैं, या इंजन ख़राब हो गया, ये तो बहुत चीज़ें हैं। तो भैया इस गाड़ी में जो सर्विस मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा महंगा है। तो भैया आप लोगों ने ली है, इस तरीके से अगर आप चला रहे हो अपनी गाड़ी को तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। 15 साल की लाइफ होती है तो 10 साल तक तो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस में चलेगी। 10 साल बाद भी अगर आपकी गाड़ी कोई चलाएगा तो ऐसा लगेगा कि नई निकाल के लाए हो आप, क्योंकि गाड़ी आपका स्मूथ होगी, इंजन भी स्मूथ होगा, इंजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कम गियर में स्पीड से ज़्यादा ओवरलोड इंजन पर डाला, लोड डाला, तो आप सोचो दूसरी साल में आपका इंजन बोल जाएगा गाड़ी का, वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा आपको जो आपको चाहिए। फिर आप परेशान हो गए, यार अभी तो नई गाड़ी ली थी इतनी परफॉर्मेंस, अब वो मज़ा नहीं रहा। मज़ा तो हमारी गलती से नहीं रहा है, हम उसको दूसरे को देख देख के रहे हैं, खींच रहे हैं एक्सीलेटर दौड़ाए पड़े हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करना बिल्कुल भी। हमें अपनी लिमिट पे चलना है, किसी हाई पावर वाली बाइक से हमें कंपेयर अपनी बाइक को नहीं करना, उसके इतना एक्सीलेटर नहीं खींचना। अगर हाई पावर की 400-500 सीसी की गाड़ी जा रही है पहले गियर में 40, तो आप अपनी गाड़ी को 15-20 ही रखो, उसकी इतना खींचने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसकी गाड़ी का इंजन हाई है, उसकी गाड़ी की इंजन की पावर ज़्यादा है, तो वो 40 की स्पीड झेल सकती है, मगर आपकी गाड़ी 40 की स्पीड नहीं झेल पाएगी, तो लॉस आपको होगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो हमेशा अपनी बराबर वाली गाड़ी से कंपेयर करें कि भाई जितनी सीसी की है उतनी सीसी या उससे थोड़ी बहुत 25-30 सीसी कम गाड़ी की से कंपेयर करें, तो परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, इंजन पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, और रेस दौड़ाने में भी पूरा आनंद आने वाला, पूरा मज़ा आने वाला। तो भैया इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि इस वजह से गाड़ियों में दिक्कत ज़्यादा आ रही है। अब मोटा मोटी में बात करूँ तो सीटिंग का मैंने बता ही दिया, फिटिंग बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, पेन होता है। अब मैं थोड़े दिन बाद करोल बाग जाऊँगा, इसकी सीटिंग चेंज कराऊँगा, गाड़ी की कंफर्टेबल कराऊँगा, ताकि प्लेन को भी पीछे जो बैठने वाले को दिक्कत ना हो। और तो कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा निकल रहा है। ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी को मई में ली थी, तो 3 महीने आप कंप्लीट होने वाले हैं। अराउंड 3000 से ऊपर मैंने चला दी है, 4500 से 5000 पर सेकंड सर्विस करानी है। मैं आज चैन स्प्रे लेके आ रहा था, तो कंपनी वालों ने मना कर दिया,
उन्होंने मुझे बोला कि सर आप मत कराओ, अभी तो चैन स्प्रे आपने करवाई है, 200 रुपये की अराउंड चैन स्प्रे होती है। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला आप जब दूसरी सर्विस करा के जाओगे उसके बाद आपको 10,000 रुपये सर्विस करानी है, तब आप चैन स्प्रे लेके जा सकते हो, तो बीच बीच में अपनी गाड़ी को क्लीन कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको, जब आप नई गाड़ी लेते हो तो आपको वॉशिंग फ्री दी जाती है कि अगर आप बाहर से करवा रहे हो उससे बढ़िया अपनी एजेंसी पे जाओ, एजेंसी पे कराओ। अगर एजेंसी वाला कोई पैसा मांग रहा है तो वो गलत है, क्योंकि गाड़ी अब कभी भी आप वॉशिंग कराते हो जाके अंडर सर्विस या अंडर वारंटी, तो आपको गाड़ी की जो सर्विसेज हैं जो वॉशिंग है और जो पॉलिश है वो पूरी फ्री मिलती है। अपने सर्विस सेंटर पे ही वारंटी में गाड़ी धुलवाएं जाके, वहीं से सारी चीज़ें कराएं जब तक आपकी गाड़ी प्रॉपर वारंटी के अंदर चल रही है। कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ 70 रुपीज़ पे करने पड़े जो इसके चैन स्प्रे के हैं, बाकी मुझे वॉशिंग पॉलिश पूरा फ्री हुआ। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई भी एजेंसी वाला पैसा मांगता है वॉशिंग का तो आप बिल्कुल नहीं दीजिए, क्योंकि जब गाड़ी मिलती है तो उसमें आपकी ECC कुछ ऐसा होता है तो वो आपको फ्री मिलता है, तो उसमें आप अपनी 4 या 5 वॉशिंग ईजिली करा सकते हो कभी भी। तो मेन चीज़ ये है भैया, तो अपनी कभी भी जाते हो, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है, उसके साथ क्या बोलना है आपको कि वो आपसे पैसे मांग रहा है वॉशिंग के। तो बाहर वॉशिंग मत कराओ, कंपनी में ही कराओ वॉशिंग, बढ़िया से वो करके भी देते हैं तरीके से। नई गाड़ी का कोई रिस्क नहीं लेना, प्रॉपर करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ, बहुत से भाई क्या करते हैं, इंजन पे पन्नी लगी होती है छुटाते ही नहीं है, अरे नई गाड़ी छुटाओ। भैया वो पन्नी जब चिपक जाती है तो आपका इंजन हीट होता है, हीट होने की वजह से दिक्कत करता है, तो पन्नी चिपक जाती है, बाद में छुटेगी नहीं। बाद में अगर आप छुटाने की कोशिश करोगे तो आपके इंजन का जो पेंट है वो छूट सकता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और कुछ भाई की कमेंट आई हुई थी, गाड़ी का इंजन क्या सर्विस से पहले ही हीट करता था या सर्विस के बाद भी हीट करता है। तो भैया सर्विस से पहले गाड़ी के जो पुर्जे होते हैं वो खुल रहे होते हैं, तो हीट तो ऑब्जेक्ट सी बात है कि ज़्यादा करेगा ही करेगा, कि सारी जो चीज़ें पिस्टन वगैरह ओपन हो रही होती है तो उससे हीटिंग होती है। बस सर्विस के बाद जो हीटिंग है, ऐसा नहीं कि हाई सीसी गाड़ी हीटिंग ना हो, हीटिंग है बट वो कम हो गई है हीटिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट 3000 की चलने के बाद गाड़ी की जो पूरे पुर्जे हैं खुल चुके हैं, रबा हो चुकी है गाड़ी, अपने परफॉर्मेंस में आ चुकी है, तो थोड़ा सा हीटिंग कम हो गया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। अब कभी टाइम मिलता है तो करोल बाग जाते हैं, कुछ नए मॉडिफिकेशन करवाता हूँ गाड़ी में, और जल्दी मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन कराओ, कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको हमारी पल्सर N250 में। भाई साहब ने पॉलिश लगाई है तो यहाँ पूरा गंदा कर दिया है, क्या पॉलिश लगाई है, लगता है घर में हमारे पॉलिश रखी वही माननी पड़ेगी जाके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई और क्वेरी अगर आपकी होती है किसी भी रिलेटेड, माइलेज में फिर बता देता हूँ, सिटी के अंदर 35 से 40 के बीच में, हाईवे के अंदर 45 से 50 के बीच में आपको ये माइलेज देने वाली है। आप रियल टाइम माइलेज चेक करके गाड़ी चलाइए, आपको माइलेज का अकॉर्डिंग पता चलता रहेगा। अगर आप गाड़ी 100 से ऊपर भगाएंगे तो आपको 40 का ही माइलेज देने वाली है गाड़ी। मुझे लगता नहीं कि 100 से ऊपर भगानी चाहिए, क्योंकि 100 की स्पीड में गाड़ी इतनी तेज़ हो जाती है कि मतलब ये लगता है कि अब भगाओ ही मत, बहुत स्पीड हो जाती है गाड़ी की यार। और अपनी सेफ्टी भी अपने हाथ में होती है कि अगर तेज़ भगा रहे हो, सामने कोई आ गया, आपसे कंट्रोल अनकंट्रोल गाड़ी हो गई, नहीं संभली तो कुछ भी हो सकता है। तो भैया थोड़ा सा स्लो चलाओ, गाड़ी भारी है, कम स्पीड भी चलाते तब भी लगती है कि बहुत तेज़ भागी रोडों पे, तो आप ऐसा समझिए, दौड़ाने के लिए। कुछ भाइयों का कंपेयर था कि भाई NS200 ज़्यादा पावरफुल है या N250 ज़्यादा पावरफुल है, तो ऑब्जेक्ट सी बात है, RPM इसमें टॉर्क ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो ये पावरफुल हुई। NS200 उतनी पावरफुल नहीं है गाड़ी, क्योंकि उस कम सीसी गाड़ी है बट परफॉर्मेंस में अच्छी है, बट इसके कंपेयर अगर करते हैं तो वो इसके कंपेयर नहीं है गाड़ी। तो ये चीज़ आप नोट करके रखिए कि जितनी भी N सीरीज़ की नीचे NS सीरीज़ में 200 या 125 जो भी है वो 250 की कंपेयर में नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ले रहे हो तो गाड़ी आप ले सकते हो, बजट के अकॉर्डिंग ही है। आप NS200 लेने जा रहे हो, थोड़े पैसे डाल कर पैसे ले सकते हो, उसका पावर भी ज़्यादा मिलेगा, तो जो गाड़ी का लुक है वो भी एक अट्रैक्टिव करेगा, इंसान को, सामने वाले को इम्प्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं भैया, बस ये देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया सब्सक्राइब बहुत लोग करते नहीं हैं, आते हैं कमेंट पूछते हैं चले आते हैं। अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि अच्छी कुछ ला सकें हम आपके लिए और भी बढ़िया इंपॉर्टेंट बातें। तो यार प्लीज़ चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कमेंट शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, कि स्किप मत कीजिए। स्किप में आप लोग फिर बाद में कमेंट करते हो कि एवरेज कितना है ये चीज़, जबकि मैं हर वीडियो में अपनी बताता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग स्किप कर करके देखते रहते हो, तो जो आपके मतलब की चीज़ें वो तो कट जाती है। तो स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, उसमें आपको सारी आपके जो डाउट्स हैं मन में गाड़ी को लेके, वो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। अभी के लिए वीडियो को एंड करते हैं और चलते हैं, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।